तो बॉन्ड्स देखिए 3.9 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 104 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये इन्हीं सब डेटा पॉइंट्स, इन्हीं सब कमेंट्रीज का असर स्क्रीन पे, और फाइनली इक्विटीज बढ़िया तरीके से क्रैक होती हुई यूएस में। ये कहानी थी ग्लोब की, लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा हम अच्छे मोमेंटम एंजॉय करने के बाद थोड़ा पस पड़े। खैर, मोमेंटम एंजॉय करा था क्योंकि ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे। खराब डेटा तो पिछले 4 दिनों से आ रहा है, पर ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, आज नहीं है। ऐसे में वीरू क्या करना है, हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे। हमने वो हर लेवल्स पे जो अप मूव्स आए, गिरावट में खरीदारी करने की बात, सब बढ़िया तरीके से मोमेंटम को अब तक चेज करा था। कल पहले साइंस आए थकावट के, पर उसको कितना रीड करता, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होते। लेकिन डेटा की रीडिंग क्या कहती है? अच्छा, एक चीज और, कल एफआई और डीआई दोनों ने 1500 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। तो ये मेरे ख्याल से 5वां 6ठा दिन हो गया एफआईआई की खरीदारी का। कल ऐसा लग रहा था एकदम जितना गंगवाल परिवार ने बेचा 3000 करोड़ रुपए का माल, उतनी एफआईडीआई की बाइंग है। तो मतलब पूरा लार्ज ट्रेड, पर लार्ज ट्रेड कहें या कोई भी कहें, पैसा आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो एक किसी रीजन से किसी लार्ज ट्रेड, वो लार्ज ट्रेड ना होता तो शायद ये पैसा ना आ रहा होता। ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन वीरू, सेटअप कैसा है? इस आधे % के दबाव के बाद अब रणनीति क्या होगी? मूड मॉल कैसा है? ये मोमेंटम फिजल आउट तो नहीं हो रहा? हमें हमेशा ऐसा डर लगता है जब क्यूज खराब होते हैं तो। जी हाँ, देखिए आज सच का सामने वाला दिन है, जैसे नीरज जी ने कहा ना। देखिए कल आशीष, जिस वक्त हम बातचीत कर रहे थे ना, उस वो लेवल अलग था, और जहां पे हमें ओपनिंग मिली वो लेवल डिफरेंट था ऑल टुगेदर। अब याद होगा कल मैं आपको बात कर रहा था कि इट्स एन एक्सपायरी डे और 18100 डेटा में नहीं है, और हमें ओपनिंग मिली थी 18100 के ऊपर, जो सस्टेन नहीं हो सकती थी। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा कल भी अप्रोच यही था कि मैं डिप्स को बाय करूंगा अगर बेस 1 पे मिलेगा। कल तर्क संगत नहीं था दोनों ट्रेड्स, क्योंकि 18100 अपने कॉल राइटर वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर जोन के पास निफ्टी खुला था, और निफ्टी बैंक खुला था अपने सबसे बड़े कॉल राइटर जोन के आसपास 42,000। तो एक लॉजिकल ट्रेड कल नहीं मिला था। आज भी ये सच का सामना मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां से आप शूट अप हुए थे, जिस बेस से, जहां पे आपने होमवर्क किया था, आप लौट के फिर वहीं पे आएंगे आज। फिर आपको एग्जैक्टली तलाशना पड़ेगा कि मैं यहां पे क्या करूं। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, एफआईज के आंकड़े आपने समझा दिए हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एफआईज ने इंडेक्स में लगभग 350 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, लगभग 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1370 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी करीब 950 करोड़ रुपए की बाइंग थी, करीब 12645 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लगभग 12500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए, 463 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे आशीष, और मतलब अब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। 23 फरवरी को हमारी एक्सपायरी है। जरा इसका एग्जैक्टली क्लस्टर देखिए क्या है। यहां पे कल के डिप के बाद अगेन क्लोज टुवर्ड्स 18036 हमें मिला। कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 18100, 18200, 18300, 18400 पे, और नीचे इतना ही कन्विक्शन दिखाया है 18000 के पुट राइटर ने, 17900 के पुट राइटर ने, और 17800 के पुट राइटर ने। आशीष, मैं इस गैप डाउन के बाद क्या शॉर्ट करूंगा? नो, नॉट एग्जैक्टली। क्योंकि हमें जब निफ्टी पे गैप डाउन होगा ना, मुझे नहीं मालूम कि कितना सब्सटेंशियल होगा, 9 बजे तक तस्वीर क्या होगी एसएस निफ्टी की, लेकिन इस गैप डाउन के बाद हमें 2 क्लस्टर्स को वॉच करना है। एज ए ट्रेडर मैं अगर टर्मिनल पे बैठा होता तो क्या करता? ये 954 और 853, देखिए 919 है ऑप्शन सपोर्ट और 803 है ऑप्शन सपोर्ट, बट अगर आप टेक्निकली लोकेट करने जाएं, ये 954 और 853, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने परसों पार किया था, और दैट 853 जो हमने उससे भी पहले पार किया था, ये 20 डेमा और 50 डेमा का क्लस्टर है। तो मैं ट्रेड वकालत बाद में करूंगा, लेकिन मैं इस डिप के बाद इन दोनों ही लेवल्स पे जज करना चाहूंगा निफ्टी को। निफ्टी आईटी कितना टूट रहा है, 10 डेमा पे उसका बिहेवियर क्या है, नेक्स्ट टेक्निकल फिर 10 डेमा का तोड़ा है। तो ये 2 लेवल हैं जो एक सीरियस पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। शॉर्टिंग के थॉट्स मैं तभी लाऊंगा आशीष जब मेरा सेकंड बेस वॉलेट हो जाएगा, क्योंकि यही वो बेस है जहां पे निफ्टी ने पूरा होमवर्क किया था, जहां से हमें रिलायंस का, निफ्टी आईटी का, B2 का सपोर्ट मिला था। सो मेरा यहां पे शॉर्टिंग का थॉट नहीं है इस डिप के बाद। आई विल जज दैट डिप अलॉन्ग विद निफ्टी आईटी, इन दोनों बेस के आसपास मुझे लॉन्ग की पॉसिबिलिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली लूंगा। और एग्जिट जोन क्या रहेगा आशीष? रेजिस्टेंस 1, और वो है करीब 18049 से 18119, और इनफैक्ट 18119 से लेकर करीब 18149 मिलेगा तो एग्जिट डेफिनेटली करूंगा। मेरे पास 2 अभी डिफाइंड बेस हैं जिस पर मैं कल भी लेना चाहता था,
आई मीन 50 डे एक्सपोनेंशियल जो मिला नहीं, बात दूसरी है, बट मैं अभी शॉर्टिंग नहीं करूंगा इस डिप के बाद। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमें एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल गया था, कल ट्रेड का कोई स्कोप ही नहीं था 42,000 के आसपास, वो कॉलाइटर्स का जोन था। लेकिन जहां पे हम लौट के आए वो 41,500, इट वॉज बेस। और एक चीज याद रखिएगा, जब तक 41,000 की ट्रैजेक्टरी डिसाइसिवली वॉलेट नहीं हो रही, मैं डायरेक्शनली शॉर्ट नहीं करूंगा। कल 42,000 के कॉलाइटर ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, बट 41,500, 41,300 और 41,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। और एक और चीज याद रखिएगा, हमारे पिछले 2 हफ्ते का बेस बैंक निफ्टी में रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो आता है करीब 41,350 के जोन में। आशीष दोनों क्लस्टर्स को वॉच करेंगे, बेस 1 बेस 2, जहां मिलेगा बाय करेंगे। मेरा अभी निफ्टी को 17,845 और बैंक निफ्टी को 41,100 से और 41,000 के ऊपर शॉर्ट करने का मन नहीं है आशीष। बिल्कुल ठीक। तो वॉच आउट करना है निफ्टी के वो 20 डे में